Today we are going to start with the chemical properties of group 15 elements. हमने पिछले लेक्चर में फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी कि उनका ट्रेंड कैसा रहता है अबाउट द आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या और ऑक्सीडेशन स्टेट की हमने बात की थी। और वहां से हमने एक दो क्वेश्चंस भी देखे थे कि हमारे पास जो नाइट्रोजन है वो 5 बॉन्ड नहीं बना पाता, उसमें से क्वेश्चन मैंने आपको लिखवा दिया। वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम देयर, हमें क्या पूछता है कि आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है या फिर ऐसे कहता है कि नाइट्रोजन जो है वो क्या करता है, आपका एनॉमलस बिहेवियर शो करता है। उसके रीजंस भी आपको पता होने चाहिए कि भाई साइज छोटा है उसका, उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। क्लियर है, समझ गए? आज हम क्या शुरू कर रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ से जो आपकी क्वेश्चंस बनते हैं ना, उसी की फॉर्म में मैं करवाऊंगी कि क्या क्या आपसे पूछता है, कैसे आपका पी ब्लॉक में से मतलब सबसे ज्यादा वेटेज जो है आपका एग्जाम में वो पी ब्लॉक का है। पी ब्लॉक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो क्वेश्चंस की ही फॉर्म में करेंगे। तो यहाँ से पहली चीज, हमारे पास जो नाइट्रोजन है, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स लिख लेते हैं हम। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस बोलते जाएंगे। बोलो भाई वंश, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, आर्सेनिक, देन एंटीमनी एंड बिस्मुथ। ठीक है, पहले तो भाई एलिमेंट्स याद होने चाहिए, तभी पता चलेगा कि क्या पढ़ रहे हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ। अब नाइट्रोजन मतलब ये जो आपके पास एलिमेंट्स है ना, इस ग्रुप में इसीलिए रखे हैं कि ये एक जैसा बिहेवियर शो करते हैं। सपोज कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो फॉस्फोरस भी करेगा, आर्सेनिक भी करेगा, एंटीमनी भी करेगा और बिस्मथ भी करेगा। एक्सटेंट डिफरेंट हो सकता है कि ये कुछ एक्सटेंट तक आपके रिएक्ट कर सकता है, ये कुछ एक्सटेंट मतलब इनका जो रेशो है या फिर रिएक्टिविटी है वो क्या हो सकती है, डिफरेंट। अगर हम बात करें रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी से एक क्वेश्चन पूछता है आपका, रिएक्टिविटी से एक क्वेश्चन पूछता है। आप क्वेश्चन लिखेंगे पहले कि वाई नाइट्रोजन इज इनर्ट, या फिर ऐसे लिखिए नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव whereas phosphorus is, इस फॉर्म में होता है, आपको पहले बताया था, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में और फॉस्फोरस जो है वो P4 की फॉर्म में होता है। whereas phosphorus is highly reactive। क्वेश्चन लिख लिया, that why nitrogen is less reactive and phosphorus is highly reactive। जब नाइट्रोजन की बात करता है तो नाइट्रोजन में जो बॉन्डिंग होती है, नाइट्रोजन जो दूसरे नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है वो होता है ट्रिपल बॉन्ड। नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ उसने बॉन्ड बनाया है, कैसा, 3 बॉन्ड बने हुए हैं। तो जब नाइट्रोजन आपके पास प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ N2, द बॉन्ड इज अ ट्रिपल बॉन्ड। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड है, ट्रिपल। पर जब आप फॉस्फोरस की बात करते हैं, P4 की बात करते हैं, तो एक फॉस्फोरस का दूसरे फॉस्फोरस के साथ कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, ओनली अ सिंगल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड हो आपके पास, सिंगल बॉन्ड। क्लियर हो रही है चीज कि नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में है जबकि फॉस्फोरस P4 की फॉर्म में होता है हमारे पास। और उसके जो आपके पास एटम्स है, फॉस्फोरस ने दूसरे फॉस्फोरस के साथ कितना बॉन्ड बनाया, सिर्फ एक। इस फॉस्फोरस ने दूसरे के साथ कितना बॉन्ड बनाया है, सिर्फ एक। इस वाले ने इसके साथ एक बनाया है, इस वाले ने इसके साथ एक बनाया। तो अब आप मुझे बताएंगे कि अगर आपको ये बॉन्ड ब्रेक करने, तो फॉस्फोरस और फॉस्फोरस के बीच का बॉन्ड तोड़ना आपके लिए इजी होगा कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच का एक बॉन्ड तोड़ना इजी होगा कि 3 बॉन्ड तोड़ना इजी होगा? 1 ना?
यस मैम। एक बॉन्ड के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है तोड़ने के लिए वो कम होगी, जबकि वहां पे आपको 3 टाइम्स एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आप उसमें ये रीजन देते हैं कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड प्रेजेंट है और जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है दैट इज क्वाइट हाई फॉर द नाइट्रोजन, वो बहुत ज्यादा लगती है नाइट्रोजन के लिए। अब रिएक्टिविटी, हम रिएक्टिविटी की भी बात कर रहे हैं कि रिएक्टिव वो ज्यादा, ये वाला ज्यादा रिएक्टिव है और वो वाला कम रिएक्टिव। रिएक्टिविटी आपका कोई भी मॉलिक्यूल कब शो करता है, जब अपने पुराने बॉन्ड्स को तोड़ता है और नए बॉन्ड किसी और के साथ जो है वो बनाता है। समझ गए? नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच का क्या, आपके पास बॉन्ड टूटेगा तभी किसी और के साथ क्या करेगा, समझ आ रहा है? तभी किसी के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा ना। समझ गए? यस मैम। यहाँ पे इजीली टूट गया, फटाफट से टूटा, ये फ्री हो गए भाई, किसी और के साथ रिएक्ट कर लेंगे। मान लीजिए एक्स के साथ ये क्या करेंगे, फटाफट से रिएक्शन दे देंगे। तो आप यहाँ पे रीजन ये देंगे कि नाइट्रोजन हैज अ ट्रिपल बॉन्ड and bond dissociation energy is quite high, whereas in case of phosphorus a single bond is present, bond dissociation energy is low, so that's why phosphorus is more reactive than nitrogen. Almost nitrogen जो है आपके पास क्या, एक inert गैस है, रिएक्शन नहीं शो करती है, बहुत इजीली रिएक्शन शो नहीं करती। क्लियर है? आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा ये ना कि भाई नाइट्रोजन जो है उसको वो जो चिप्स वगैरह के पैकेट्स होते हैं उनमें आप फ्लश करके उसमें भरी गई जो गैस है वो कौन सी है, नाइट्रोजन। पढ़ते थे ऐसा, पढ़ा है कभी, पढ़ा है? अब तो स्कूल जाते थे आप लोग, है ना? रीजन उसका यही है कि भाई वो इनर्ट गैस है, ऐसा उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड टूटना इज नॉट वेरी इजी। क्लियर है? तो जब आप वो पैकेट खोल देते थे तो ऑक्सीजन के उसमें आ जाता है आपका जो भी खाने वाला मटेरियल है, जैसे चिप्स का पैकेट खोल दिया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, उसकी जो क्रिस्पीनेस है वो खत्म हो जाती है, होता है ऐसा, ऑक्सीडेशन हो जाती है, फिर वो खाने में आपको अच्छा नहीं लगता, उसका टेस्ट भी अलग चेंज हो जाता है और वो पहले क्रिस्पी होते हैं, फिर वो आपको वैसे भी खाने में अच्छे नहीं लगते। तो ऑक्सीजन इज मच रिएक्टिव देन नाइट्रोजन। यहाँ पे हम ग्रुप 16 के एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल हम ये कहते हैं कि अगर नाइट्रोजन आपके पास इनर्ट है तो ऑक्सीजन उससे ज्यादा रिएक्टिव। रीजन उसका यही रहता है कि यहाँ 3 बॉन्ड है, यहाँ 3 बार एनर्जी देनी पड़ेगी, यहाँ 2 बॉन्ड है, तो दिस इज मच रिएक्टिव देन नाइट्रोजन। उसका रीजन भी यही रहा कि ऑक्सीजन क्यों ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि उसके बीच में डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में, जबकि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स है, ट्रिपल, 3 बॉन्ड्स है ना, तो 3 बॉन्ड्स के लिए एनर्जी इससे ज्यादा लगी, तो ये ज्यादा रिएक्टिव और ये कम रिएक्टिव। क्लियर है? एक क्वेश्चन हो गया यहाँ से। दूसरी चीज यहाँ से क्या पूछता है आपसे, कि आपके पास नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन इज गैस whereas phosphorus is a solid। नाइट्रोजन गैस है और फास्फोरस सॉलिड है, ऐसा क्यों? दूसरा क्वेश्चन यहीं से इसी के बेस पे होगा, ये जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स है ना इसी के बेस पे आप बताएंगे कि नाइट्रोजन हमारे पास गैस है और फास्फोरस क्या है, हमारे पास एक सॉलिड। क्वेश्चन लिख लेंगे ना, खुद लिख लेंगे क्वेश्चन को कि नाइट्रोजन इज अ गैस whereas phosphorus is a solid, whereas both these elements belongs to the 15th group। दोनों एक ही आपके ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, फिर भी ये अलग अलग नेचर को शो कर रहे हैं कि एक गैस है दूसरा सॉलिड। ठीक है? तो नाइट्रोजन जो है ना आपके पास, ये देखो हम पाई बॉन्ड के बारे में पता है कुछ आपको? पाई बॉन्ड जानते हैं ना क्या होता है, कैसे बनता है पाई बॉन्ड? साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है पाई बॉन्ड। मतलब मान लीजिए आपके पास 2 एलिमेंट हैं, दोनों ने बॉन्ड बनाया है, अगर सिंगल बॉन्ड बनाया है तो वो क्या है, सिग्मा। मतलब इनिशियली जो बॉन्ड बनता है 2 एटम्स के बीच में वो होता है सिग्मा। बाकी अगर डबल है तो वो भी पाई है, ट्रिपल बॉन्ड है तो तीसरा वाला बॉन्ड भी क्या है, पाई बॉन्ड। ठीक है, समझ गए?
तो नाइट्रोजन देखो बच्चे, हमारे पास एक नाइट्रोजन ने दूसरे नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है। अभी अभी हम पढ़ के हटे हैं कि कितने बॉन्ड होते हैं, 3। 3 कैसे बनते हैं, चलो इसका लूज डॉट स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि 3 कैसे बन गए, ठीक है। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 हो गए 7, 2 4 3 7। एटॉमिक नंबर 7 है ना नाइट्रोजन का, 7 होता है। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, नहीं आता, नहीं आता। ऐसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा तो पढ़ा है ना वंश आपने, क्लास 10th में ऐसा पढ़ाया होगा कि पहली शेल में 2, फिर 8, फिर 8, ऐसा तो पढ़ के आए। ये देखो ना, अब हमने क्लास 11th में ये चीज पढ़ी थी कि हमारे पास ये तो शेल्स थे, शेल्स के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, सब शेल्स होते हैं। सब शेल्स में क्या होते हैं, हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स में, ठीक है। ये तो सिर्फ आपने क्लास 10th में ये चीज पढ़ी थी कि शेल्स है। शेल्स के बाद हमने क्लास 11th में ये भी पढ़ा कि सब शेल है, एस है, पी है, डी है, एफ है, और उनके अंदर ऑर्बिटल्स भी है। एस में 1 ऑर्बिटल है, पी में 3 ऑर्बिटल। तो ये मेहनत करनी पड़ेगी, खुद पढ़ने पड़ेंगे, क्लास 11th में पढ़नी पड़ेगी, है ना। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड शेल में देखो बच्चे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 5। लूज डॉट स्ट्रक्चर 1 2 3 4 और 5 ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे बनाते हैं ना लूज डॉट स्ट्रक्चर की। भाई वो एलिमेंट लिख दिया और उसके आसपास वो उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रख दिए जितने उसके बैलेंस शेल में होते हैं। बैलेंस शेल सेकंड है यहाँ पे, और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 2 और 3 5 लगा दिए। दूसरा नाइट्रोजन 1 2 3 ऐसे। हमने कल भी पढ़ा था या परसों, जब भी हमने क्लास लगाई, हमने पढ़ा कि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, सिर्फ 3 बॉन्ड बनाता है। रीजन उसका क्या रहता है, इट डोंट हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल, उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते। तो इट कैन नॉट एक्सटेंड इट्स कोवेलेंसी, अपनी कोवेलेंसी को एक्सटेंड नहीं कर पाता, ये 4 से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड 4 बना सकता है, बट नॉर्मली जो है वो कितने, 3। अब देखो शेयरिंग करी इसने, 1 2 इसके गोले में देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा ही रिक्वायरमेंट होता है हर एक एटम का कि उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। Yes, ma'am. दूसरे वाले ने भी ऐसा किया, इन्होंने दोनों ने आपस में बात की, बोला कि अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे तो हमारा ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो बॉन्ड्स बने 1 2 और 3, ये दिखा रहा है। ये जो लोन पेयर है ना, ये जो ऐसे रह गए, इसको जनरली शो नहीं करता है, अंडरस्टूड होता है कि भाई नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाने के बाद उसके ऊपर एक लोन पेयर रहता है, ठीक है। इज इट क्लियर। यस मैम। जनरली हम शो नहीं करते, जैसे मान लो मुझे अमोनिया लिखना, मैं NH3 लिखती हूँ, मैं उसके ऊपर जो बचा हुआ लोन पेयर है ना उसको नहीं लगाती, ठीक है। अब देखो हमारे पास नाइट्रोजन ने दूसरे नाइट्रोजन के साथ क्या कर लिया, पाई बॉन्ड बना लिया। ये तो सिग्मा, एक को सिग्मा बोल दो, किसी को बोल दो, बाकी 2 इसमें क्या है, पाई बॉन्ड, 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स। नाइट्रोजन के जो p ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ये वाला जो p ऑर्बिटल है, दूसरी नाइट्रोजन के p ऑर्बिटल के साथ उसने क्या किया है, बॉन्ड बनाया है। और कैसा बॉन्ड बनाया है, इस तरह की बॉन्डिंग को, अगर p और p के बीच में साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रखी है तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज p पाई बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं उसको, p पाई बॉन्डिंग। अब ये छोटे छोटे हमारे पास लोब्स होते हैं, ये जो p के ऑर्बिटल्स है ना, ये छोटे छोटे होते हैं, तो इजीली इनके बीच में क्या हो जाती है, ओवरलैपिंग हो जाती है, एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। बट बात करते हैं फास्फोरस की। फास्फोरस के केस में p पाई बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल, इस तरह की बॉन्डिंग नहीं देखी जाती है। रीजन उसका ये रहता है कि p के जो बड़े बड़े लोब्स हैं वो इजीली क्या नहीं कर पाते हैं, बॉन्ड नहीं बना पाते, उनका साइज जो होता है ना वो बड़ा होता है। दैट्स व्हाई इस फास्फोरस के जो मॉलिक्यूल हैं उनमें p पाई बॉन्डिंग नहीं है। समझ आ रहा है थोड़ा बहुत।
नाइट्रोजन में p बॉन्डिंग है। ये एक नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल है, ये दूसरी नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल है, दोनों ने साइड वाइज ओवरलैपिंग की है और कैसा बॉन्ड बन गया है, पाई बॉन्ड बन गया है। तो इस तरह की ओवरलैपिंग को क्या कहते हैं, p पाई बॉन्डिंग। इससे आपको ये चीज समझ जानी चाहिए कि इसका p ऑर्बिटल दूसरे p ऑर्बिटल के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहा है, कौन सा बॉन्ड बना रहा है, पाई बॉन्ड। बट सच काइंड ऑफ बॉन्डिंग, इस तरह की p पाई बॉन्डिंग इसमें नहीं होती। रीजन कि जो p के लोब्स हैं वो बड़े बड़े होते हैं और उनमें प्रॉपर जो है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं होती और बॉन्ड नहीं बनता। ठीक है, अब नाइट्रोजन ने दूसरे नाइट्रोजन के साथ क्या बना लिया, ट्रिपल बॉन्ड बना लिया, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल बन गया। अब किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी तो कैसे प्रेजेंट होगी, इस तरह से, एक N2, दूसरा N2, तीसरा N2, चौथा N2, पांचवा N2, और इन मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में क्या नहीं होगी, कोई इंटरेक्शन नहीं होगी। तो गैसेस की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में इंटरेक्शन होती है। क्लास 9 में पढ़ के आते हैं आप स्टेट्स ऑफ मैटर में ना, कि भाई अगर हम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बात करें अमंग द मॉलिक्यूल्स, तो सबसे जो वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो किसमें होते हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल्स में होते हैं, तभी वो इधर उधर भाग जाते हैं। थोड़ी सी भी गैस लीक हो जाए उसके मॉलिक्यूल्स भागेंगे, चले जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे के साथ क्या नहीं है, उनका इंटरेक्शन नहीं। समझ रहे हैं? अब वो इंटरेक्शन क्यों नहीं हुआ, अभी अभी हमने पढ़ा कि नाइट्रोजन कैसी है, इनर्ट। ये N2 इनर्ट है, इसके साथ इंटरेक्ट नहीं होगा, ये वाला इसके साथ नहीं होगा, ये वाला इसके साथ नहीं होगा, ये वाला इसके साथ नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई, ड्यू टू दैट, जो p पाई बॉन्डिंग इनके बीच में हो गई है, उस वजह से मॉलिक्यूल कैसे हो गए हैं, आइसोलेटेड हो गए, अलग अलग हो गए, उनका इंटरेक्शन नहीं है एक दूसरे के साथ। तो कैसे प्रेजेंट हो गया, एज अ गैस। क्लियर है? इज इट क्लियर? आप वहां पे यही रीजन देते हैं कि नाइट्रोजन ने दूसरे नाइट्रोजन के साथ एक ट्रिपल बॉन्ड बना लिया है, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल कैसा हो गया, आइसोलेट हो गया, अलग हो गया, दूसरे नाइट्रोजन के साथ कोई इंटरेक्शन शो नहीं कर रहा है। मतलब जो नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, इट इज नॉट शोइंग एनी अट्रैक्शन टुवर्ड्स द अनदर N2, so that's why they are behaving as a gas. क्लियर है? सब क्लियर है ना? क्लियर है? अंकित किधर गया, कैमरा नहीं तुम ऑन करते, अंकित क्लास लगा के चला गया ये। शिवम गोस्वामी, Yes, ma'am. यस मैम। कहाँ चले गए अंकित? यहीं थे। शिवम गोस्वामी जरा कैमरा ऑन करो। ये कैमरा पता नहीं क्यों नहीं ऑन रखते हैं आप लोग, है ना। मैं आपको इतनी बार बोल चुकी हूँ कि जब यहाँ पे क्लास लगे तो एटलीस्ट कैमरा ऑन रखा करो ना, दिखते हैं। ये क्या हो गया आपके बालों को? अच्छा, वो पीछे कुछ और दिख रहा है। चलिए चलिए ठीक है, बढ़िया। इन दिस केस हमारे पास सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है ओनली। फॉस्फोरस का एक एटम दूसरे के साथ कोई p पाई बॉन्डिंग शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है दे आर मच स्ट्रॉन्गर। इसने इसके साथ भी अट्रैक्ट किया हुआ है, इसने इसके साथ भी करा हुआ है, उसने उसके साथ भी किया है। तो यहाँ पे क्या है, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है अमंग द एटम्स ऑफ फॉस्फोरस, वो क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और उसी के बेस पे ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वाला फंडा है कि जहां पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो कैसे प्रेजेंट होते हैं, वो सॉलिड होते हैं। जहां पे थोड़े से वीक हो गए वो क्या हो गए, लिक्विड स्टेट में चले गए। और जो बहुत ज्यादा वीक हो गए वो कौन सी स्टेट में चले गए, गैसियस स्टेट। क्लियर है? Yes, ma'am. क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ से और क्या बन सकता है। एक तो रिएक्टिविटी की बात होगी, दूसरी गैस और सॉलिड की बात हो गई है। आगे चलेंगे। अब हमारे पास जो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है,
बिस्मथ है या फिर एंटीमनी है, वो सारे के सारे ना हाइड्राइड्स बनाते हैं। उनके नाइट्राइड्स या फॉस्फाइड्स जो हैं वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। रिएक्शंस पे नहीं जाएंगे हम, रिएक्शंस पे नहीं जाएंगे हम, सीधे बात करेंगे कि जब हमारा नाइट्रोजन या फास्फोरस या इस ग्रुप 15 के जो एलिमेंट हैं वो वाटर के साथ उनका ट्रीटमेंट कराया जाता है, या उनके नाइट्राइड्स का या उनके फॉस्फाइड्स का, तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स क्या होते हैं, क्या होता है भाई, हाइड्रोजन के साथ, मतलब हाइड्रोजन के साथ जब बॉन्ड बन जाता है तो हमारे पास नाइट्रोजन, जब हाइड्रोजन के साथ, ये तो जादुई पेन लग गया, नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, बन गया NH3। इसी तरह से फॉस्फोरस PH3 बना देगा, आर्सेनिक ये बना देगा, देन एंटीमनी हाइड्राइड्स बन जाएंगे, बिस्मथ हाइड्राइड्स। ठीक है, क्लियर है। यहाँ से बनते हैं भाई 3-4 क्वेश्चंस। ये जो हाइड्राइड्स वाला है आपके पास, यहाँ से आपको पूछे जाएंगे 3-4 क्वेश्चंस। ठीक है, हाइड्राइड्स बन गए। अब सारे के सारे जो हाइड्राइड्स हैं इनका स्ट्रक्चर, हमने NH3 का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है क्लास 11 में। स्ट्रक्चर होता है इस तरह का, यहाँ पे एक लोन पेयर होता है, ठीक है, ये है पिरामिडल शेप। कैसी शेप है, पिरामिडल शेप। दिस इज पिरामिडल शेप, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है इट इज sp3। ये जो सेंटर वाला नाइट्रोजन है इसका हाइब्रिडाइजेशन रहता है sp3। आप इसकी बात करें, इसकी बात करें, इसकी बात करें, इसकी बात करें, सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा आपके पास, sp3 आएगा। और स्ट्रक्चर भी ऐसा ही सेम आपके पास पिरामिडल स्ट्रक्चर सबका बने। अगर मैं PH3 की बात करूं तब भी स्ट्रक्चर मेरे पास ऐसा ही मिलेगा, तब भी स्ट्रक्चर मुझे कैसा मिलेगा, पिरामिडल ही मिलेगा। क्लियर है। अब यहां से क्वेश्चन आपको एक पूछा जाता है अबाउट द बॉन्ड एंगल्स। ठीक है, इसके बारे में पूछा जाता है, बॉन्ड एंगल्स की बात करता है। यहाँ पे बॉन्ड एंगल्स लिख लेते हैं हम इनके। अमोनिया में जो बॉन्ड एंगल रहता है आपका दैट इज 107.8 डिग्री। बॉन्ड एंगल is 107.8 degree. For the next one, it is 93.6 degree, 91.8 degree, 91.3 and 90, 91.3 and 90 degree. अब हमें क्वेश्चन क्या आ जाता है कि भाई एलिमेंट तो एक ही ग्रुप के हैं, नाइट्रोजन का बॉन्ड एंगल इतना ज्यादा क्यों है, वेयर एज जो PH3 है, फॉस्फीन इसको कहते हैं, why the bond angle of ammonia is more than phosphine। क्वेश्चन लिख लिया, why the bond angle of ammonia is more than phosphine। स्ट्रक्चर सेम है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो फिर ये एंगल क्यों चेंज। एंगल क्या होता है भाई, बॉन्ड एंगल क्या होता है, ये जो आपका इस तरह से बना था ना, ये जो बॉन्ड्स बने थे, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना था, इसके बीच में एंगल या फिर इनके दोनों के बीच में एंगल वो कितना है, दैट इज 107.8। और इसी तरह से जो आपके पास फॉस्फीन है, उनके जो बॉन्ड्स हैं उनके बीच में जो एंगल है वो कितना है, इट इज 93.6 डिग्री। रीजन देखिए इसका क्या है, जैसे जैसे देखो ये H3 तो सब में सेम है, एलिमेंट डिफरेंट है ना। नाइट्रोजन से जब आप नीचे की तरफ चलते, व्हेन यू आर मूविंग डाउन द ग्रुप,
तो आपके पास अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर आप बात करें तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, फॉस्फोरस का उससे कम, आर्सेनिक का उससे कम, सब इसका आपके पास एंटीमनी का उससे कम और बिस्मथ का सबसे कम। एज यू आर मूविंग डाउन द ग्रुप द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीजेस। क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कोई एटम है, आपके पास कोई एटम है और उसको सामने कोई और एटम दिख रहा है, एक एटम यहाँ पे पड़ा हुआ है, दूसरा उसको दिख रहा है, उसको उससे क्या लेने? इलेक्ट्रॉन्स लेने। ठीक है, या तो समझौता कर ले, सलाह कर ले, हम शेयर कर ले, समझ गए? या तो शेयरिंग से ले ले या फिर कैसे ले ले, एक तरीका ये भी होता है छीन के ले। ठीक है, तो वो वाली टेंडेंसी, छीनने वाली जो टेंडेंसी है, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कि भाई एक एटम ने दूसरे से क्या कर लिया? इलेक्ट्रॉन छीन ली। अगर एटम आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो क्या टेंडेंसी रखता है? दो चीजों के बीच में बॉन्ड बना होगा ना, हमने कल भी शायद ये चीज डिस्कस की थी कि हमारे पास एक एलिमेंट है जो कैसा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसने बॉन्ड बनाया, मान लो यहाँ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है। जब म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बनता है, आपस में सलाह से बॉन्ड बनता है, तो ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, वो बिल्कुल बीच में होनी चाहिए। मान लो ये डिस्टेंस 50 मीटर का है ना, सपोज ये जो बॉन्ड लेंथ है 50 मीटर की है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एग्जैक्टली कहाँ पे होनी चाहिए? 25 पे। कितने पे होनी चाहिए? 25। और अगर 25 पे ना हो के इधर उधर हो गई ना, तो इट मीन्स कि आपके पास एक एलिमेंट उसमें क्या कर रहा है? डोमिनेट कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच के रख रहा है। समझ गए? तो नाइट्रोजन जो है हमारे पास कैसा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। उसने जो एक बॉन्ड बना है, उस बॉन्ड में से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको अपनी तरफ खींच के रखा। समझ गए? इधर थोड़ा सा क्या है? इधर। तो हम ये कह रहे हैं कि नाइट्रोजन जो है ना, इसने सब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड तो बनाया है, बॉन्ड बनाया है, तो वो जो इनके बीच में बॉन्ड बना है ना, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के पास है। ये बॉन्ड कैसे बना है? दो इलेक्ट्रॉन्स को मिला के बना है। क्लियर है? ये बता रहा है ये दो इलेक्ट्रॉन, ये किस तरफ है? नाइट्रोजन की तरफ। नाइट्रोजन पे इकट्ठे हो गए इलेक्ट्रॉन्स, उनमें क्या होना शुरू होगा? रिपल्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज? नेगेटिव। नेगेटिव है, यहाँ इकट्ठे तो इसने कर लिया अपने पास, अब क्या हो रहा है? रिपेल कर रहे हैं। ये वाला जो बॉन्ड पेयर है, ये इस वाले को क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। ऐसे क्या कर रहे हैं? ऐसे थे, नॉर्मल बॉन्ड एंगल आपका ऐसा होना चाहिए था, अब क्या हो गया? रिपल्शन शुरू हो गया, बॉन्ड एंगल बढ़ गया, बढ़ जाएगा। क्या बॉन्ड एंगल ये है? ये दो चीजों के बीच ऐसा था, इसने अपनी तरफ खींच लिए इलेक्ट्रॉन, रिपल्शन शुरू हो गया, तो जो आपके पास बॉन्डेड पेयर थे उनके बीच में क्या शुरू हो गया? रिपल्शन। क्या शुरू हो गया? रिपल्शन। रिपल्शन होने से क्या हो गया? बॉन्ड एंगल बढ़ गया। समझ बैठी कुछ बात? यस मैम। एक आधे को बैठती है, या तो ये जुड़वा 3 बोलते हैं, या फिर अंकित बोलता है, या गोस्वामी बोलता है, बाकी पता नहीं कहाँ है। अक्षय कुमार। यस मैम। प्रतीक्षा से आप Yes, ma'am. इसके लिए ना आपको क्लास 11th में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे, ट्रेंड्स कैसे रहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड कैसा है। पिछला वाला क्लियर नहीं होगा तो यहाँ पे पता है क्या लगता है? ऐसे लगता है जैसे हवा में उड़ रहे, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, पर क्या पढ़ा रही है मैडम। मतलब मुझे भी ऐसा लगता था, क्योंकि मैंने भी नहीं पढ़ा +1 +2 अच्छे से। मैं भी सोचती थी जैसे वो सपनों में जाते हैं ना कि ये पता नहीं क्या हो रहा है, तो इधर से सुना, सुनते भी नहीं थे, इधर से बस ऐसे निकल जाता है ना। फिर मैं आपको तभी ये चीज कहती हूँ क्योंकि मैं उस स्टेज से गुजर चुकी हूँ, मैंने फील की है ये चीजें कि अगर आप अच्छे से नहीं वो करते हैं तो क्या हालत होती है। मैं भी आप जैसी, ऐसा कुछ नहीं, मुझे भी ऐसे लगता था, मैडम पूछ लेती ना बीच में, जैसे पूछ लिया कि भाई बताओ ये क्या हो रहा है, वो पता नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, कुछ भी पता नहीं। आपको थोड़ा बहुत तो पता होता है।
मुझे तो वो भी पता नहीं था। ठीक है, तो आप रीजन देखिए। दूसरा हम फास्फोरस की बात कर रहे हैं, इसमें भी भाई फास्फोरस जो है दैट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। जो बॉन्डेड पेयर है उनको इसने ज्यादा अपने पास इकट्ठा करके नहीं रखा हुआ है, रिपल्शन इज लेस। क्लियर है, अगर एक जगह इकट्ठे नहीं हुए हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन तो रिपल्शन कम। यहाँ पे एक जगह इकट्ठे हो गए हैं, रिपल्शन ज्यादा है बॉन्डेड पेयर्स में, whereas phosphorus is less electronegative due to which जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिविलेशन है, इकट्ठे होने वाली बात है, वो क्या है, कम है। रीजन जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे फास्फोरस के ऊपर लेस है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, तो द रिपल्शन इज आल्सो लेस। और अगर रिपल्शन कम है तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, कम। ठीक है, so as you are moving down the group, electronegativity decreases, the electron density on the central atom is less and the repulsion between the bonded pair is also less and bond angle is also less. Clear है? अब पढ़ना डिटेल में, आपने पढ़ना है, आंसर आपने खुद लिखना है इसका। किताबें हैं ना सबके पास, बुक्स है ना? चलिए ठीक है, आगे चलें। बेसिक स्ट्रेंथ की बात अब हम करेंगे कि जो हाइड्राइड्स है ना उसमें सबसे ज्यादा बेसिक जो होता है वो आपका नाइट्रोजन, दैट अमोनिया। अमोनिया इज हाईली बेसिक इन नेचर एंड एज यू आर मूविंग डाउन द ग्रुप बेसिसिटी या बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज। लिखो, क्वेश्चन लिखिएंगे आप। वाई अमोनिया इज, NH3 क्या है, ammonia. Why ammonia is more basic than phosphine? Yeah, ammonia is more basic phosphine, PH3. आपने देखा कि भाई हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर है एंड ऑल द स्ट्रक्चर्स आर वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चाहे आप PH3 की बात कर लो, उसमें भी क्या है, लोन पेयर हाई है। अब हमारे पास जो लुईस बेसिस होते हैं, चले जाएंगे क्लास 11th में, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है लुईस एसिड और बेसिस का। तो लुईस बेस हमारे पास क्या होते हैं, जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट करने के लिए। रिकैप आ गया है आपके पास। लुईस बेसिस क्या होते हैं, which has a lone pair of electron, lone pair of इलेक्ट्रॉन हो और उसको वो क्या कर सकते हैं, किसी को डोनेट कर सकते, क्या कर सकते हैं, किसी को डोनेट कर सकते। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक लोन पेयर, जिसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया ना, इन्होंने ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन नहीं किया है अपना, तो ये कैसे रह जाते हैं। अब नाइट्रोजन इसको निकाल तो सकता नहीं क्योंकि इसके बैलेंस शेल में ही है ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो इसको अपने ऊपर रखना पड़ा इनको एज अ पेयर। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि हमारे पास सिर्फ एक लोन पेयर हो तभी हम उसको लुईस बेस बोलेंगे। दो लोन पेयर हो, तीन हो, चार हो, तो हम उनको क्या बोलते हैं, लुईस बेसिस बोलते हैं। क्लियर है? अब कहता है कि ये ज्यादा बेसिक क्यों है, एज कम दोनों के पास एक एक ही लोन पेयर है, ये ज्यादा बेसिक क्यों है उससे। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि कितना स्ट्रांगली जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी दूसरे को क्या की जाती है, डोनेट की जाती है। किस चीज पे डिपेंड करती है आपकी बेसिक स्ट्रेंथ, कि कितना स्ट्रांगली जो है, कितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दिए जाते हैं किसी एक एटम से किसी दूसरे एटम। ठीक है, तो अब कहता है कि नाइट्रोजन का छोटू सा है, नाइट्रोजन क्या है, छोटा सा है, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना वो बहुत ज्यादा होती है इसके आसपास। नाइट्रोजन बीइंग स्मॉलर इन साइज हैज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड इट। क्लियर है? जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ही स्ट्रांगली क्या करेगा,
इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा दूसरे। मोर विल बी द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, more strongly it will donate the electrons to the other, due to which जितना strongly उसने donate किया है उतना ही उसका क्या बढ़ गया, basic character बढ़ गया। Whereas phosphorus is bigger in size, electron density as compared to nitrogen is little bit less around it, so it will not effectively donating the electrons to the other element, so that's why इसका basic strength इससे क्या है, कम। समझ जा रहा है कुछ, झूठ नहीं बोल रहा है, समझ गए? रीजन साइज का, छोटा साइज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आसपास बहुत ज्यादा, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है इसके आसपास तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, इफेक्टिवली जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा किसी दूसरे को, और जितना ज्यादा देगा उतना ही क्या है ये बेसिक माना जाए। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये पढ़ने पड़ेंगे, कल मैं पूछूंगी, कल आपको कोई भी आगे वाला वो नहीं पढ़ाया जाएगा। ये जो क्वेश्चंस आज हमने किए हैं यहाँ से तुम मतलब मान लो 2 क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे, 2 क्या, अगर सीरीज की बात करें तो 3 तो बनेंगे ही बनेंगे ना, यहाँ से बनेगा ही क्वेश्चन। क्लियर है? तो याद करने और कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली याद करने, ऐसे नहीं रटने नहीं है। चलो आगे चलें। अब हम बात करेंगे जो हाइड्राइड्स हैं उनकी थर्मल स्टेबिलिटी की। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर देने पे कब जो आपका ग्रुप 15 का एलिमेंट है और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड जो है वो ब्रेक, कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, फास्फोरस और हाइड्रोजन के बीच में, आर्सेनिक और हाइड्रोजन के बीच में। ये हमें जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे ये डिपेंड करेगा कि कितना टेम्परेचर जो है वो रिक्वायर्ड है उस नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़, मतलब उस एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड की स्ट्रेंथ देखनी है हमको, कितना स्ट्रॉन्ग। ठीक है? थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स और ग्रुप 15 हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 NH3। मैं इसका जो ऑर्डर है ना वही लिख रही हूँ, फिर समझते हैं कि ऐसा ऑर्डर क्यों है। कहता है कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल हाइड्राइड है हमारे पास, थर्मली स्टेबल हाइड्राइड। फिर आपका फॉस्फीन है, फिर आर्सेनिक हाइड्राइड है, देन एंटीमनी एंड देन बिस्मथ का हाइड्राइड आता है। अब रीजन इसका ये रहता है, हम ये देखना चाहते हैं कि जो एलिमेंट है, जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं और उनका बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ कितना स्ट्रॉन्ग। टूटेगा कब? जब एक्सटर्नल आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे टूटेगा। कौन सा वाला स्ट्रॉन्ग है? हम कह रहे हैं ये वाला स्ट्रॉन्ग है। रीजन इसका ये रहता है, देखो सब में हाइड्रोजन लगा है ना, सब में हाइड्रोजन लगा, हाइड्रोजन का साइज तो वही है छोटा सा, हाइड्रोजन सब में सेम ही रहेगा ना, साइज तो चेंज नहीं होगा हाइड्रोजन का, कि भाई आर्सेनिक के साथ लग गया तो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन छोटा सा है, हाइड्रोजन छोटा सा, तरह का बॉन्ड, फास्फोरस बड़ा हो गया, हाइड्रोजन वही रहा, आर्सेनिक और बड़ा हो गया, हाइड्रोजन वही छोटा सा रहा, एंटीमनी और बड़ा हो गया, हाइड्रोजन वही छोटा सा रहा, बिस्मथ और बड़ा हो गया, हाइड्रोजन वही छोटा सा रहा। इसमें कोई चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं आप कि ये जो बॉन्ड है बिटवीन एलिमेंट एंड हाइड्रोजन छोटा है, बॉन्ड लेंथ कम है, आपस में क्या है, पास पास है, स्ट्रॉन्गली उन्होंने एक दूसरे को क्या करके रखा हुआ है, पकड़ के रखा है। जितने पास होंगे उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, यस मैम। बॉन्ड लेंथ कम होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। आपको तोड़ने के लिए क्या एनर्जी क्या लगेगी, ज्यादा यस मैम। लगेगी। जैसे जैसे दूरी बढ़े से दूरी
दूर होते जा रहे हैं। ऐसे मान लीजिए ऐसे कोई बॉन्ड है, थोड़ा सा एनर्जी दिया टूट जाएगा, और जितने ज्यादा पास होंगे उतना ही क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। तो कहता है कि जो एलिमेंट का साइज है, हाइड्रोजन तो वही सेम रह रहा है आपका सबका, उधर बड़ा बन गया, उसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, कि जैसे जैसे आप मूव करते हैं नीचे की तरफ आपका एलिमेंट का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। कल बात की थी हमने इसमें कि साइज बड़ा क्यों होता है, शेल्स क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। एटम का साइज, एलिमेंट का साइज एज वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप वो क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। Yes. और अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये जो बॉन्ड है बिटवीन दैट एलिमेंट एंड हाइड्रोजन वो कैसा होता जा रहा है, वीक होता जा रहा है। As we are moving down the group, the bond between hydrogen and that element becomes weaker. कैसा होता जाएगा, वीक होता जाएगा। थोड़ा सा आप टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे बॉन्ड टूट जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी है, जो हाइड्राइड सबसे ज्यादा स्टेबल है वो कौन सा वाला है, अमोनिया, NH3. NH3। रीजन कि अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का साइज ना ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, तो उनके बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो भी क्या है, कम है, वो पास पास। जैसे जैसे साइज एक का बढ़ता जा रहा है वो क्या होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, मतलब बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पा रहा। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. चलो आगे चले। Yes, ma'am. नाउ द थिंग इज रिड्यूसिंग करेक्टर। रिड्यूसिंग करेक्टर क्या होता है, क्या आप रिडक्शन से क्या समझते हैं भाई? रिड्यूसिंग करेक्टर का मतलब कि ये यहाँ से कौन हाइड्रोजन इजीली देगा, जो थर्मली अनस्टेबल है वहां से हाइड्रोजन निकलेगा ना, और दूसरे को किसी एलिमेंट को हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, तो क्या रिडक्शन होगा। और ये कैसे बिहेव करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन इज व्हाट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, राइट। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इनके पास हाइड्रोजन है, किसी को दे सकते हैं ना, मतलब किसी को हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, किसी को आपने रिड्यूस कराना है तो यहाँ से मिल सकती है। तो ये कैसे बिहेव करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि इनके पास क्या Yes, है, ma'am. हाइड्रोजन है। तो कौन सा वाला, इसमें से इसमें से इसमें से कौन सा वाला हाइड्रोजन इजीली देगा, ये वाला दे पाएगा। रीजन, इनके बीच में बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं है, हाइड्रोजन यहाँ से इजीली निकल पाएगा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. इजीली यहाँ से निकलेगा ना। तो कौन Yes. सा वाला ज्यादा स्ट्रांग वाला रिड्यूसिंग एजेंट है, दिस वन। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ये है, फिर ये है, फिर वो है, फिर ये है, और ये सबसे वीक इसका कैसा करेक्टर है, रिड्यूसिंग करेक्टर है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का निकलना इज नॉट वेरी मच इजी, क्योंकि बॉन्ड कैसा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर है, समझ आ गया? Yes, ma'am. चलिए तो आज आपके लिए इतना ही, ठीक है, क्योंकि अगला वाला टॉपिक अगर शुरू कर दिया तो फिर वो खत्म नहीं होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। बाकी कल हम देखेंगे कि हमारे पास जो अमोनिया है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है, जब आप देखते हैं इन हाइड्राइड्स में तो सबसे ज्यादा होता है। रीजन उसका क्या रहता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह हम पढ़ चुके हैं। तो एक काम आप कल के लिए करेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़नी है आपने। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है बताई गई है आपको, Yes, ma'am. ठीक है। और फिर से उसको रिवाइज करेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या, हाइड्रोजन का बॉन्ड किस किस के साथ होगा, पर्टिकुलरली कौन कौन से एलिमेंट्स के साथ होगा, तब हम उसको क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। Yes, ma'am. चलिए ठीक है, आज की क्लास में